Assalamu alaikum to all of you. Myself Rahim Ali and my channel Let's Learn Mathematics by Rahim Ali. Today I have to discuss the theorem 23.1, and this is very important theorem for class 10th, especially for Karachi board. So now focus towards the theorem. Theorem 23.1. In a right angle triangle, the square of the length of hypotenuse, एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये आपके सामने बना हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। मैं दिखा रहा हूँ ए सी और ये बी। ओके, ए सी बी ये आपके सामने बना हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें ये कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, यानी कि हाइपोटेन्यूस सिंपली क्या होता है, आपको पता होता है कि जो 90 के अपोजिट बनता है वो होता है हाइपोटेन्यूस। अब 90 मतलब सिंपल जो 90 डिग्री का, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पर 90 एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो जो ये 90 आपके सामने बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ऑब्वियसली ये वाली साइड। तो जो इसके अपोजिट साइड होगी उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो थ्योरम क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, यानी कि अगर आप इसकी लेंथ का स्क्वायर करो, इस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि अगर आप हाइपोटेन्यूस की जितनी भी लेंथ है, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ अगर 5 है तो 5 का अगर स्क्वायर किया तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 25 आएगा, ठीक है। तो जो ये 25 जो लेंथ आ रही है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? ऑब्वियसली ये इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के। कैसे भाई? देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ये आपके सामने 3 है और ये आपके सामने 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 9 + 16 कितना हुआ? ऑब्वियसली ये हो गया आपके सामने 25। तो जब ये 25 हो गया तो ये इसके बराबर हो गया, तो ये हमें प्रूफ करना है कि यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम और बेस के स्क्वायर का सम, जब इन दोनों समों को प्लस कर दिया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर आ रहा है वो, बेस का जो स्क्वायर आ रहा है वो, इन दोनों के स्क्वायर को जब आपस में प्लस करोगे, यानी कि इसको इससे प्लस किया, तो वो बराबर होना चाहिए हाइपोटेन्यूस के। अगर वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका थ्योरम हर लॉजिकल वे से सेटिस्फाई है। ठीक है बच्चों? ओके क्लास, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें प्रूफ करना है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर हो सम ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा जी, तो ये आपको प्रूफ करना है और आपको पता होता है कि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है। अच्छा जी, अब बेटा मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस करूँगा, पर कंस्ट्रक्शन से पहले आपको पता होता है कि ये जो आपके सामने सी बन रहा है, ये जो सी है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसके अपोजिट ये वाली साइड होगी जो सी कहलाएगी, ठीक है। इस बी के अपोजिट ये वाली साइड होगी, तो ये मेजरमेंट बी हो जाएगी। इस ए के अपोजिट ये नीचे वाली साइड होगी जो ए कहलाएगी, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा आई थिंक 8th क्लास में काउंटडाउन 2 के अंदर। ओके, अच्छा जी, तो बेटा ये आपको पता चल गया, सही है। अब बेटा मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस करूँगा जिससे हमें इसको प्रूफ करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जस्ट अ मिनट। ओके क्लास, अब देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किए, सी पॉइंट से यहाँ से सीधा एक बनाया है एल्टीट्यूड टूवर्ड्स दी डी, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे एक एल्टीट्यूड बना दिया तो मैंने क्या कर दिया कि इस ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल में तकसीम कर दिया, एक गिवन ट्रायंगल ए सी डी और दूसरा बी सी डी। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए एक 90 बन रहा है और यहाँ पे भी एक 90 बन रहा है। ओके, और ये पूरी साइड हाइपोटेन्यूस है जिसका नाम सी है। अगर फॉर एग्जांपल अब जब मैंने यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड बना दी है, जब मैंने यहाँ से एल्टीट्यूड बना दिया है तो कॉमन सेंस की बात है कि अब जो ये पूरी साइड है वो एक तरीके से हाफ़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट आ गया है।
अब ए से डी का डिस्टेंस और बी से डी का डिस्टेंस जब ये प्लस होगा तो ये पूरा ए बी बनाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए से डी और डी से बी, इनको प्लस करोगे तो ये पूरा ए से बी बनेगा, राइट। तो अगर मैं सपोज़ कर लूँ कि डी से बी का डिस्टेंस सपोज़ करो वो एक्स है, ठीक है, फिर ए से डी का डिस्टेंस क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, अगर ये एक्स है तो जितनी टोटल मेजरमेंट है ए से बी की उसमें से आप माइनस करो, और टोटल क्या है सी, तो सी में से एक्स को माइनस कर दोगे। ओके, तो ये इसका एक तरीके से हमने बैकग्राउंड बयान कर दिया। ओके बेटा, अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे इसका एक बैकग्राउंड बयान कर दिया। अब आते बेटा थोड़ा सा थ्योरम के ऊपर। तो अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूँगा जिससे ये बात अच्छे तौर तरीके से क्लियर हो जाएगी। ओके क्लास, अब मैं देखिए आपके सामने गिवन सब चीज़ें बता दी कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है और मैं एक दफ़ा इसको रीड भी कर लेता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हैविंग राइट एंगल एट सी, सी पर देखिए राइट एंगल बना हुआ है। द मेजर्स ऑफ द साइड ए से बी, ए से सी और बी से सी क्या क्या है? ए से बी सी है और ए से सी बी है और बी से ए या ए से बी, सॉरी बी से सी वो कितना है? ए है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए से बी, सी जो हाइपोटेनियस है, ए से सी जो परपेंडिकुलर वो बी है और बी से सी जो ए है। ओके, रिस्पेक्टिवली टू प्रूव सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है कि सी स्क्वायर बराबर है किसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ऑफ द वर्टेक्स सी, वही बात मैंने आपको बताया, यहाँ से हम एल्टीट्यूड बनाएंगे वर्टेक्स सी टू अ साइड ए बी, और बी डी का नाम हमने एक्स दिया तो ए डी हो जाएगा सी माइनस एक्स। सही है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर बयान कर दी, क्योंकि आपको बोर्ड में भी इस तरह बयान करना होगा तो आप उनको समझा रहे हैं कि एटलीस्ट हम कर क्या रहे हैं। अब मैं इसकी स्टेटमेंट और रीजंस लिख रहा हूँ। ओके क्लास, अब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट और रीज़न आपके लिए लिख के रखा हुआ है और मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेटा ये कैसे होगा। इन ट्राइंगल ए बी सी क्रॉसपॉन्ड टू ट्राइंगल सी बी डी, ये देखिए ए, ये देखिए बी और ये सी किसके क्रॉसपॉन्ड में? सी बी डी, ठीक है, दो ट्राइंगल है। अब अगर इनमें देखा जाए तो एंगल ए सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि इसका जो ये सी और इसका जो डी है, देखिए ये सी और ये जो डी है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों जगह 90 एंगल बना रहे हैं। क्योंकि जब ये वाला सिंबल आता है तो ये शो करता है कि ये 90 है, ठीक है ना। और ये 90 कैसे बना? ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन से बना, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आगे क्या है? एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, क्योंकि इनमें कॉमन क्या है? बी और बी कॉमन है, तो जितना एंगल इस बी का होगा सी बी डी में उतना ए बी सी में होगा। सही है, तो ये कॉमन हो गया। अब एंगल बी ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी डी, क्यों? वो इसलिए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी। अगर हम एंगल बी को देखें तो यहाँ पर ए सी बी और सी बी डी, मैं दिखा रहा हूँ, ए सी बी और बी सी डी, अगर इनमें देखा जाए तो इनमें एक एक एंगल राइट एंगल है, ठीक है, 90, और बाकी 90 से कम होंगे। तो अगर यहाँ पे बी एंगल कॉमन है दोनों में, तो जब बी एंगल कॉमन है तो बी एंगल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 90 से कम ही लेंगे, तो हमने इसको कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, यानी 90 से कम। ओके, तो हमने यहाँ पे 45 ले लिया है इस बी एंगल को। ओके, अब एंगल बी ए सी मैंने आपको बता दिया। अब ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी डी बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए सिमिलर ट्राइंगल के थ्रू डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। कैसे? देखिए ए सी बी, मैं आपको एक अलग से बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये देखिएगा,
ये मैंने बना दिया ACB और दूसरा हमारे पास कौन सा है CBD। अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल देखिए ACB और एक ट्रायंगल CBD। अगर मैं CBD को उल्टा कर दूं तो देखिए यहाँ पर उल्टा करने पर तो ये देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है D पर ये बन रहा है 90 का, राइट। तो जब ये D पर 90 का बन रहा है तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए, राइट। जब ये दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए, सिमिलर क्या होता है कि साइडें एक जितनी हो पर साइज़ में एक जैसा ना हो। अगर साइज़ में एक जैसा हो गया तो बेटा फिर वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो ये सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर से देखिए तो यहाँ पे दो एंगल्स, यहाँ पे बेटा देखिए तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अगर हम सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन पर जाएं तो यहाँ पर आपके सामने देखें एक एंगल बी कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर क्या कहते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्स बन रहा है एंगल बी पर उसका भी जिक्र हो गया और प्लस सी और डी दोनों राइट एंगल बन रहा है। तो सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो दैट्स वाई हमने बता दिया कि ये एक सिमिलर ट्रायंगल है। अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हैंस C/A इक्वल टू A/X। कैसे? सिंपल सी बात है। अगर बात कर लूँ पहले A, C और B की, तो इसमें हाइपोटेनस क्या है ACB में CA और बेस क्या है ये रहा, तो रेशो क्या होगा C/A का। ठीक है, ओके क्लास, आप देख सकते हैं A, C और B, इसमें हाइपोटेनस CA और बेस A है, तो रेशो क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस का। अब अगर मैं बात करूँ CBD की, तो CBD में अगर हम देखें तो CBD में तो ये आपके सामने बेस बन रही है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस है, तो A/X। ओके, अच्छा जी। फिर हमने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो C इंटू एक्स CX, A इंटू A स्क्वायर, तो बेटा ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अगेन ट्रायंगल ACB, अगर आप जाओगे अब ACB जो क्रॉसपॉन्ड करेगा ADC को, तो वही बात आ रही है कि अगर मैं पहले हमने बात की थी ACB और CDB की, अब हम बात करें ACB और ADC की, तो ACB, ये देखिए ACB और अब कौन सा है ADC। तो इसमें देखिए तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपके सामने D पर और C पर दोनों देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो आप बोलेंगे कि ADC राइट एंगल कंस्ट्रक्शन। ओके, यहाँ पर A और A दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आपने बोला एंगल A कॉमन हो गया। अब CBA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCA। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल A जो है ना, जब जो चीज़ कॉमन एंगल होता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट बनता है, इस चीज़ को आप याद कर लें। तो जब बेटा ये अब सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू ये प्रॉपर्टी हो जाएगी सेटिस्फाई कि ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC बाय सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा जी। अब वही बात आ जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशो, ACB हाइपोटेनस AC और B। अब इसमें जो बेटा रेशो बनेगा ना, अगर देखें जो AC और B, तो ACB में जो आपका हाइपोटेनस है वो C है और जो आपका बेस है वो बन रहा है आपका B। और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है बेस, किसकी बात करूँगा अभी मैं DCA की या ADC की बात कर लूँ, तो A, D और C, इसमें बेस क्या बन रहा है आपका, ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो बेस आपका बन रहा है C-X और आपका हाइपोटेनस बन रहा है यहाँ पर B। ओके, तो आपने लिखा B/C-X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन C इंटू C-X इक्वल टू B स्क्वायर, C इंटू C स्क्वायर, C इंटू X CX इक्वल टू B स्क्वायर, ये हो गया 2। अब आप 1 और 2 को ऐड कर लें तो ये A स्क्वायर इसके साथ ऐड हो जाएगा और CX इस लाइन के साथ ऐड हो जाएगा। अब देखिए CX और -CX कट गया, तो CX स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हर लॉजिकल स्टेटमेंट से। दैट्स इट। ओके क्लास, थ्योरम नंबर
23.2 Converse of Pythagoras theorem. If the square of the one side of triangle is equal to sum of the square of other two sides, then a triangle is right angle triangle. यानी कि वही बात कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, जो इसका कन्वर्स है, कन्वर्स थ्योरम है। तो सिंपल सी बात है, आपने बना दिया यहाँ पर पहले एक ट्रायंगल बना देंगे आप ए बी सी, आपने बना दिया ए बी सी, जिसमें आपने बी से सी की इसकी बना दी परपेंडिकुलर। ओके, सी के अपोजिट सी और बी के अपोजिट बी और ए के अपोजिट ए। ओके, अब आपके सामने जो चीज़ गिवन है वो तो यही गिवन है कि बी से सी जो हमने दिया ए से सी जो हमने बताया बी, और ए से बी जो हमने बताया सी। और यहाँ पे ए से बी क्या है, इसकी हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होती है। ए से सी यहाँ पर इसकी बेस है और सी से बी यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सी डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट सी डी इज कॉन्ग्रुएंट सी ए ज्वाइन बी एंड डी। बेटा देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं कह दूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल, आप राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है, तो बेटा देखिए सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्शन हम अपनी ओन तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमने पता है क्या क्या, सिंपल सी के यहाँ से एक लाइन को पास किया, ये हमने ओन तरीके से बनाने की कोशिश किए पाइथागोरस थ्योरम को कन्वर्स, यानी उसको ज़्यादा अच्छे से बताने के लिए। तो हमने अपने ओन तरीके से यहाँ से एक बनाया मेजरमेंट, और फिर यहाँ से हमने इस एक लाइन जोड़ी जिसका नाम है बी से डी। तो ये साबित करता है कि जितनी मेजरमेंट सी से डी की है उतनी मेजरमेंट ए से बी की होगी। ओके, लिखा है ना कि सी से डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी से ए ज्वाइन बी एंड डी। ठीक है, अब बेटा देखिए ट्राइंगल डी सी बी इज़ अ राइट ट्राइंगल। देखिए डी सी बी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए सी बी तो पहले से ही था। अब उसको प्रूफ करना है ए सी बी को। अब देखिए अगर मैं बात करूं, और ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने बनाया है, कि हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया, पहले से तो नहीं था। अब बेटा देखिए सिंपल सी बात है, डी सी बी, अब डी सी बी में बेस क्या होगी, बेस आपके सामने बेटा जो होगी वो होगी आपके सामने मतलब ये डी सी बी में बी से सी आपकी बेस होगी, सी से डी आपका परपेंडिकुलर होगा, और बी से डी आपका हाइपोटेन्यूस होगा। तो बेटा देखिए यहाँ पर बेस, ये बेस आपकी, और डी से सी आपका परपेंडिकुलर, और ये बी से डी आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस आ गया, ये बेस आ गया, और ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ, उसको यहाँ करूँ, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वेशन में अगर इस तरह लिखा हो 5 = x, तो अगर आप ये लिखा हुआ इक्वेशन में इस तरीके से कि 5 = x, तो आप ऐसे लिखते हो ना कि x = 5, तो लॉजिकल स्टेटमेंट तब होती है। तो हमने भी इसको ऐसे कर दिया। अब आप देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी डी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बी से डी है वो हाइपोटेन्यूस है, जितना बी से डी होगा उतना ए से बी होगा, दोनों आपस में सेम होंगे ना। थ्योरम के अकॉर्डिंग जब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को काटता है दो हिस्सों में, तो ये साइड और ये साइड सेम होते हैं, दो हाइपोटेन्यूस। ये आपने पढ़ा होगा 9 के थ्योरम में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरी वीडियो 9.1.4 जो थ्योरम है क्लास 9 की, उसको अच्छे से स्टडी करें, तो आपको समझ में आएगा बेटा कि ये जो चीज़ है और जो ये चीज़ है ये दोनों सेम होती है, अगर जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बाइसेक्ट कर ले। अच्छा जी, तो बेटा देखिए अब ये आपके सामने बी डी का स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ही करना होगा ना, कि थ्योरम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस में स्क्वायर करना होता है। तो ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर होगा, और दोनों से स्क्वायर ख़त्म हो गया तो सी बराबर हो गया बी डी के। ठीक है, और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, वो नहीं आपने पढ़ा है कि अगर ए बराबर हो बी के, बी बराबर हो सी के, तो ए ऑब्वियसली बराबर होता है सी के। ठीक है, अच्छा जी, तो बेटा देखिए अब अगर मैं बात करूं डी सी बी और ए सी बी में, यानी कि डी सी बी और ए सी बी में, तो इन दो में सी से डी और ए से सी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अभी और भी बातें, और यहाँ पे सी से डी, सी से एक ही बात है, सी से डी बोलें या ए से सी बोलें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सी से डी बोलते हैं या ए से सी बोलें या सी से ए बोलें, दोनों सेम ही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कहते हैं कि डी से सी और सी से ए दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट सी है। अच्छा जी, बी से सी
बी से सी और बी से सी इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि देखें ना ट्रायंगल कौन सा है, सी बी डी और दूसरा ए सी बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी सी कॉमन है। सो दैट्स वाई मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये देखिए ए सी बी और डी सी बी, हाँ डी सी बी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सी बी कॉमन आ रहा है। जब सी बी इन दोनों में कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन सी बी आ रहा है। जब सी बी इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमने कह दिया कि भाई ये आपस में कॉमन है, सी बी बोले या बी सी बोले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए बी, बी डी कॉन्ग्रेंट किसके होगा, ए से बी के। क्यों होगा, क्योंकि बी डी एक हाइपोटेन्यूस है और ए बी भी एक हाइपोटेन्यूस है। बताया ना जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है दो हिस्सों में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि जो बी से डी है वो ए से बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जब एक परपेंडिकुलर यहाँ से बाइसेक्ट करता है एक ट्रायंगल को दो हिस्सों में, तो जो उसका हाइपोटेन्यूस बराबर होता है। थ्योरम 9.1.4 जो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप मेरी वीडियो से देख कर उसको समझ सकते हैं। अच्छा जी, तो ट्रायंगल डी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी, ईच साइड इज इक्वल टू सी प्रूफ। भाई देखो वही बात हो गई ना कि वो एस की प्रॉपर्टी लगती है साइड कि देखो साइड का जिक्र हो रहा है, देखो बी से डी एक साइड आ गई, बी से ए एक साइड आ गई, डी से सी साइड आ गई, सब साइडों का ही जिक्र हो रहा है। तो दैट्स वाई साइड। अगर मैं कह दूं कि इसका जो सी एंगल है और इसका जो सी एंगल है, दोनों के पास सी एंगल सेम है, दोनों का जगह सी एंगल सेम है, तो 90 है, तो ये बात तो सही है। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्रॉसपोंडिंग मीन्स आमने सामने। ये देखिए ये आमने सामने क्या कहलाता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिए ये आमने और ये सामने, आमने सामने ये बराबर हो गए। अच्छा जी, तो ये दोनों 90 के, तो ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी बराबर होगा 90 के, क्योंकि जब यहाँ पे ये 90 दिख रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, तो ये पूरा भी आपका पूरा मतलब कहने का मतलब ये है कि ए बी सी, यानी कि ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपके सामने ये प्रूफ हो गया कि दो जब एंगल 90 के दिख रहे हैं तो ये पूरा एंगल आपका पूरा ट्रायंगल 180 का है। और पूरा ट्रायंगल जब 180 का है तो इसमें जो सी एंगल है ना वो 90 का बन रहा है, क्योंकि ट्रायंगल तो 180 का ही होता है, पर जो इसमें सी एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।